तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th में, जैसे कि हम द बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें थी मैं पहले बहुत हद तक पढ़ा चुका हूँ और काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। जो चैप्टर का जो सबसे मेन जो टर्म्स थे वो थे कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे मोलैलिटी, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, टीपीएम, टीपीबी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा चुका हूँ और मैंने काफ़ी डिटेल में बता चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बुक में दी हुई हैं और जिसको आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ चुका है, तो उसको फिर हम आज दोबारा कुछ एक बार पढ़ लेते हैं जो आपकी सिलेबस में जैसे दिया हुआ है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री क्या होता है, मैटर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, मास वेट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुसैक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। चलिए बच्चों, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है और आपको मैंने कंस्टिट्यूशन टर्म्स पढ़ा दिए हैं, जैसे मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, मास बाय मास, वेट बाय वेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए बच्चों, तो एक थ्योरी है बहुत छोटी सी और बहुत मामूली थ्योरी है जो आपने पढ़ा भी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल कह लीजिए, थ्योरी नहीं मॉडल कह लीजिए, बेसिकली एक मॉडल था। देखिए बच्चों, हुआ क्या कि या आप इसको थ्योरी कह लीजिए, ये थॉमसन मॉडल था, इसको थ्योरी कह लीजिए आप। देखिए बच्चों, हुआ क्या कि 6वीं शताब्दी में, मतलब बीसी, मतलब जिसको आप बिफोर करंट एरा बोलते हैं या बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, हुआ क्या कि 6th सेंचुरी बीसी में एक इंडियन फिलोसफर हुआ करते थे, उनका नाम था कणाद। क्या नाम था? कणाद, महर्षि कणाद कहते थे उसको, उनका नाम था महर्षि कणाद। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को अगर हम तोड़ना स्टार्ट करें तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब उसको हम और आगे नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर इस मार्कर को हम तोड़ना स्टार्ट करें तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये इतने छोटे छोटे हो जाएंगे कि इसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ना स्टार्ट करें तो एक अवस्था ऐसी आएगी जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे कि इसको हम तोड़े, हाफ किए, फिर हाफ का हाफ किए, फिर हाफ का हाफ किए, फिर उसका हाफ किए, फिर उसका हाफ किए, फिर उसका हाफ किए, तो एक ऐसे करते करते इतना छोटा ये हो जाएगा कि उसको हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी मैटर का वो स्टेट या किसी भी पदार्थ की वो अवस्था जहाँ पर उसको और ज़्यादा विभाजित ना किया जा सके, जिसके यानी कि वो अवस्था, वो एक स्टेट जहां पे उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उन्होंने बोला कण। क्या बोला उन्होंने? कण। उन्होंने बोला कि एक ऐसी अवस्था जिसको और फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, उसको उन्होंने बोला कण। और वहीं से एक टर्म आता है कण। हम बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान बसे हैं, या कण कण में ये है, या कण कण में वो है, ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी हम मैटर को तोड़ना स्टार्ट करें तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसको हम और ज़्यादा उसको हम तोड़ नहीं सकते और उस अवस्था को हम बोलेंगे क्या? कण। तो यहीं से जो है आपके एटम की फिलॉसफी आई। उसी समय के लगभग या उसी समय के आसपास में ग्रीक में कुछ फिलोसफर्स हुआ करते थे, तो ग्रीक फिलोसफर्स में भी वही थ्योरी दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी मैटर को हम अगर डिवाइड करना स्टार्ट करें तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि हम उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उन्होंने उसको बोला एटम। उन्होंने क्या बोला उसको? एटम। एटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और टम, मतलब नॉन डिविजिबल। ए का मतलब होता है नॉन और टम का मतलब होता है डिविजिबल। तो उन्होंने उसका क्या नाम रखा? एटम। और इसको हम इसका मतलब हुआ नॉन डिविजिबल, मतलब जिसको और फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। फिर क्या हुआ कि 17वीं सेंचुरी तक और इसमें कोई बहुत खास बदलाव नहीं आया, मतलब कणाद ने बोल दिया या ग्रीक फिलोसफर्स ने बोल दिया तो ठीक है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं हुआ।
फिर क्या हुआ कि 1808 में, फिर क्या हुआ, 1808 में एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था डाल्टन। और डाल्टन ने क्या किया कि अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब कि उन्होंने कुछ बातें कह तो दी लेकिन उसको साबित नहीं कर पाए। वो जैसे वो आए और उन्होंने जैसे मैं आऊँ और बोल दूँ कि जैसे कि क्या कहते हैं सूरज पूरब में उगता है, और अगर मैं इस बात को साबित नहीं कर दूँ तो ये तो बात सही थी कि सूरज मतलब सूरज तो पूरब में नहीं उगता। चलिए मैं कुछ और बात ले लेता हूँ। जैसे कि मैं क्या कह दूँ कि जैसे मैं कह दूँ कि 2 4 होता है, ये बात मैंने कह दिया 2 और 2 4 होता है, लेकिन मैं इसको साबित ना कर पाऊँ तो क्या हो गया, पोस्टुलेट्स हो गया। पोस्टुलेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं कि जो होती तो सही हैं लेकिन हम उसे साबित नहीं कर पाते, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम पोस्टुलेट। तो डाल्टन आए और डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दे दिए, उन्होंने कुछ बातें कह दी जिसको वो साबित तो नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने कह के चले गए। उसमें से कुछ बातें सही भी थी और कुछ बातें गलत भी थी। तो क्या कहा आइए देखते हैं। उन्होंने पहली बात कहा, जैसे आपके बुक में दिया मैं वैसे बता दूं, उन्होंने कुछ मिला के 5 तरह की चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा कि मैटर जो होता है वो इंडिविजुअल एटम से बना होता है, ये बात सही थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि जो मैटर होता है, कोई भी जो मैटर होता है वो इनडिविजिबल एटम से मिलकर बना होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स एक ही में मर्ज कर दिया गया है, एक सही और एक गलत है। ये सही बात है कि दुनिया का जो कोई भी जो मैटर है वो एटम से बना है। दुनिया का जो कोई भी मैटर है वो क्या है, एटम से बना है। लेकिन हाँ वो इंडिविजुअल है ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय एटम के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इस वजह से उन्होंने उस समय के लोग मान लिए कि हाँ हो सकता है कि एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं, प्रोटॉन्स पाए गए हैं, न्यूट्रॉन्स पाए गए हैं, ऐसे कुल मिला के 61 या 63 पार्टिकल्स और खोज लिए गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने 2 बातें कही, तो सही बात था, जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ वो इंडिविजुअल नहीं होता, मतलब वो डिविजिबल होता है। जैसे उन्होंने कहा इंडिविजुअल होता है तो नहीं। तो उन्होंने पहला पोस्टुलेट बोला कि मैटर एटम से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही। उन्होंने एक और बात कही कि एटम इंडिविजुअल होता है, ये गलत बात थी, मैटर डिविजिबल होता है। अगली बात उन्होंने कही कि जो आपकी किताब में दिया, मैं उससे मैं भूल दे रहा हूँ कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर्स इन मास। देखिए उन्होंने कहा कि एटम्स का जो मास होता है, एटम्स का जो मास होता है, एटम का जो मास होता है वो सेम एलिमेंट का सेम होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है। ये बात बाद में जाके गलत साबित हो गई। पहले बात तो सुनिए, उन्होंने कहा कि जो एटम्स, जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स का जो मास है वो सेम एलिमेंट का आइडेंटिकल होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग अलग होता है। ये बात गलत साबित हो गई। कैसे, देखिए जैसे मैं लूँ कार्बन की बात, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन 12 में भी आता है, 13 में भी आता है और 14। देखिए एक ही कार्बन, देखिए ये तीनों एलिमेंट एक ही हैं, कार्बन है, लेकिन इसका मास 12 है, इसका मास 13 है, इसका मास 14 है। और उन्होंने कहा था कि कोई भी एक एलिमेंट के जो एटम्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सिमिलर होती है। ये दोनों बातें गलत साबित हो गई। उन्होंने क्या कहा, पहली बात उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम्स का जो मास होता है वो आइडेंटिकल होता है। देखिए नहीं हो रहा है, एलिमेंट सेम है लेकिन मास क्या है, डिफरेंट है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सेम होती है, नहीं होती है। कार्बन 12 की प्रॉपर्टी अलग है, कार्बन 30 की प्रॉपर्टी अलग है और कार्बन 14 की प्रॉपर्टी अलग है। फिर उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स की जो मास होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे अगेन वो गलत हो गए। देखिए कैल्शियम का मास होता है 40 और आर्गन का भी मास होता है 40, यानी कि यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनका मास क्या है, सेम है। तो इनके ये भी जो पोस्टुलेट था क्या हो गया, बाद में गलत साबित हो गया। लेकिन हाँ उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पर दे दी, जैसे उन्होंने ये बता दिया कि एटम्स का मास होता है, उन्होंने ये बता दिया कि प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस समय बता दिया जिसे फर्दर जाकर खोजें हुई। चलिए
तो दो चीज़ें मैं बताया। पहली बात उनका थ्योरी ये थी कि इस सेम एलिमेंट्स की जो एटम्स के मास होते हैं वो सेम होते हैं, गलत हो गया। प्रॉपर्टी सेम होती हैं, वो भी गलत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के मास डिफरेंट होते हैं, गलत हो गया। और उन्होंने एक बात कही कि डिफरेंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, ये भी बात गलत साबित हो गई। जैसे Fe और कॉपर दोनों मेटल है, दोनों कंडक्टर है, क्या आते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, दोनों क्या है, दोनों के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स तो अलग हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। ये बातें क्लियर हुई। चलिए अगली उन्होंने बात पॉस्टुलेट्स क्या कहा, उन्होंने कहा कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। बिल्कुल सही बात थी। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपाउंड तभी बनता है जब जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। और ये बात लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में मैं पहले समझा चुका हूं कि H2O जब भी बनेगा तो उसका जो कंबाइनिंग रेशियो है वो 1:8 बनेगा। CO2 जब भी बनेगा तो उसकी कंबाइनिंग रेशियो क्या होगी, 3:8 होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में बता दिया है। तो मैंने आपको समझा दिया है ये बात कि कोई भी कंपाउंड की का फॉर्मेशन तभी होता है जब जो उसके एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। चलिए अगली बात उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स दैट आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा था, ये भी बात मैं आपको समझा चुका हूं। उन्होंने कहा था किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो असल में एटम्स का या एलिमेंट्स का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए जैसे कि एक बात है। अब देखिए क्या हुआ, यहां से एक बॉन्ड टूटा होगा, यहां से बॉन्ड टूटा होगा, ये इसके पास गया होगा, ये इसके पास गया होगा और क्या बना, NaCl और H2। तो देखिए यहाँ पे एटम्स क्या हुए हैं, रीऑर्गेनाइज हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एटम्स टूटे तो बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एटम्स जुड़े तो बॉन्ड बना। तो यहाँ पे एटम्स का क्या हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। तो यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं और अपने रीऑर्गेनाइजेशन से नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही थी। तो आपने देखा कि उन्होंने कुल मिला के 5 या 6 बातें कही, जिसमें से कुछ बातें सही साबित हुई और कुछ बातें गलत साबित हुई। तो आप ऐसे करके इस चीज को पढ़ सकते हैं। चलिए अब उस बात आगे बढ़ी तो कई सारी चीजें खोजी गई। तो एक टर्म आया क्या, एटम। एटम आप जानते होंगे, एटम क्या है, एटम किसी भी एलिमेंट का वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या, द एटम इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर that may exist in dependent or independent form and take parts in chemical reaction। देखिए तो एटम क्या है कि किसी भी एलिमेंट का वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फॉर्म में रह सकता है। जैसे मैं बोलूं Na, तो Na क्या है, एक एटम है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। लेकिन वहीं पे H2 जो है कभी भी आपको H नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। तो एटम किसी भी एलिमेंट का वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो या तो इंडिपेंडेंट या तो डिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे H क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब इसको एक एग्जिस्ट करने के लिए एक और H चाहिए, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं रह सकता। तो या तो इंडिपेंडेंट अवस्था में या तो डिपेंडेंट अवस्था में एग्जिस्ट करता है और केमिकल रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करता है। जैसे देखिए जैसे कि केमिकल रिएक्शन है, तो देखिए यहाँ पे, या चलिए इसको मैं समझाने के लिए एक आसान रिएक्शन ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एक रिएक्शन ले लूँ क्या,
चलिए एक रिएक्शन ले लेता हूँ C+O2 या चलिए चलिए अपना रिएक्शन लेके चलते हैं, अच्छा वाला समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए देखिए होता क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ऐसे बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा और एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। देखिए याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन में कभी भी एज अ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता। देखिए यहाँ बॉन्ड टूटा है तब जाके रिएक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि NaOH जाके पूरा का पूरा HCl से जाके मिल गया और वो बन गया। यानी कि केमिकल रिएक्शन में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम्स करते हैं। तो जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक नया बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, चलिए हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स विच एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म बट डजंट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स जो है वो एक या दो से अधिक एटम्स का कॉम्बिनेशन है जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहता है। मतलब जैसे H2, O2, N2, Cl2, H2, O2, Cl2 हो गया और क्या हो गया? I2 हो गया। देखिए अब यहाँ पर H2 कैसे बना है? HH से। O2 कैसे बना है? OO से। N कैसे बना है? NN से। Cl कैसे बना है? Cl से। और एक बड़ा जैसे O3 ले लीजिए, तो O3 किससे बना है? 3O से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन है 2 और मोर देन 2 एटम्स के जो आपस में कंबाइन हुए हैं और इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आपको एटमॉस्फेयर में या आपको H2 का डिस्टेंस मिलेगा, O2 का डिस्टेंस मिलेगा, आपको लैब में Cl2 भी मिल जाएगा, आपको लैब में I2 भी मिल जाएगा, आपको N2 भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल है वो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो कि नेचर में इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाँ, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें एज अ होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब भी पार्टिसिपेट करेगा तो कौन करेगा? एटम्स करेगा। ये बात क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं मास ऑफ एटम की। तो ये सारी चीजें मैं बस आपको समझा रहा हूं रिव्यू देने के लिए, ताकि आप उसकी रिवाइज कर लीजिए चीजों को। देखिए अब हम बात करें मास ऑफ एटम की, तो पता है सिंपल सी बात है, मास ऑफ एटम होता है क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम होता है वही मास होता है। सिंपल सी बात है। इसी चीज को आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो मास होता है वो कार्बन 12 के 1/12 का मल्टीपल होता है। जैसे एग्जांपल में देता हूं आपको, जैसे मैं बोलूं कि Na का एटॉमिक वेट कितना है? 23। इसका मतलब ये हुआ कि Na का एटॉमिक वेट 23, इसका मतलब है कार्बन 12 के 1/12। अब कार्बन 12 का वेट कितना होगा? 12। इसका 1/12 कितना होगा? 1। इसके 23 टाइम्स है। यानी कि सोडियम का एटॉमिक वेट कार्बन 12 के 1/12 का 23 टाइम्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपसे कौन सा ले लें? जैसे लेते हैं आर्गन। आर्गन क्या है? 40। अब हम कहेंगे कि आर्गन का जो एटॉमिक वेट है वो कार्बन 12 के 1/12 का 40 टाइम्स है। क्लियर हुआ? तो इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। तो देखिए जब रिलेटिव एटॉमिक मास हम इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास जब हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो कार्बन 12 के 1/12 का मल्टीपल होता है। और जब हम ये बोलेंगे केवल बोलेंगे कि मास, कि बोलेंगे इस एटम का मास क्या है, तो हम बोलेंगे उसका मास क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये बात क्लियर है यहां तक?
चलिए अब देखिए, एक चीज याद रखिए, आपको मैं पहले बता चुका हूं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कहता है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज 6.023 × 10⁻23। तो मैं बोलूं कि बताइए 1 मोल ऑफ एटम का मास कितना है, तो 1 मोल ऑफ एटम का मास कितना होगा। देखिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू, जैसे मैं बोलूं 1 मोल ऑफ एटम, तो अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ एटम तो यानी कि इतने एटम्स। मैं बोलूं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल तो मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। मैं बोलूं 1 मोल ऑफ आयंस तो मतलब इतने आयंस। ये बातें क्लियर है। चलिए तो देखिए 1 मोल ऑफ एटम इतना, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इतना और 1 मोल ऑफ आयंस इतना, ये है आपके आयंस। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बोलूं कि बताइए कि किसी भी चीज का मोलर मास जैसे मैं बोलूं बताइए 1 मोल ऑफ O2 का मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ O2 का मास कितना होगा। तो जो मास इस एटम्स का होगा वही मास क्या होगा, 1 मोल ऑफ O2 का होगा। फिर से या चलिए ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, शायद अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा इसमें। चलिए अभी हम इस पे बात करते हैं। तो याद रखिएगा 1 मोल ऑफ एनीथिंग मतलब इतना, 1 मोल ऑफ एटम मतलब इतना एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब इतना मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ आयंस मतलब इतना आयंस। अभी केवल इतना समझिए आप। चलिए अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो जैसे अब मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैं बता चुका हूं। ये केमिकल रिएक्शन एटम्स का वो रीअरेंजमेंट है जिसमें एक रिएक्टेंट होता है और एक पार्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब एक साइड रिएक्टेंट होता है और एक साइड प्रोडक्ट होता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो रीऑर्गेनाइज होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। वो रीऑर्गेनाइज होके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, क्या, CO2। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो रीऑर्गेनाइज होके एक नया तरह का सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। ये बात क्लियर है। और केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मतलब समझिए, जैसे मैं बोल दूं कि N2 + H2 जो है वो NH3 बनाता है, ठीक है। यहाँ पे N2 का मास कितना हो गया, 14 होता है। तो N2 का मतलब 14 × 2 28। H का कितना होता है 1, तो 2H का 2। यहाँ कितना हो गया 14 और +3 17। अब देखिए ये रिएक्शन अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस हुआ तो क्या हो गया कि ये क्या हो गया 28 + 2 30 और इधर कितना है 17। यानी कि आप 30 लेके चले थे और आपको मिला कितना 17। यानी कि और मैं आप पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब 30 लेके चले थे और 17, मान लीजिए 1-2 का फर्क चलता है, लेकिन 30 और 17 नहीं हो पाएगा। यानी कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। तो इस गलती को करने के लिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। आइए बैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ 3 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें। चलिए अब देखते हैं। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग आप क्लास 10 में पढ़े होंगे और आसान भी है, तो ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा जोर हम नहीं देंगे। N2 का मतलब क्या हो गया, अब देखते हैं 28, अब देखते हैं कितना है 6, ठीक है। मतलब कितना हो गया 34। यहाँ देखते हैं 2, N का 14 + 3 17 34। देखिए अब इधर भी बैलेंस, इधर भी 34, उधर भी 34। यानी कि अब आप जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को
फुलफिल कर रहे हैं। तो केमिकल बैलेंस का केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना इस वजह से जरूरी है कि अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यानी कि वो इक्वेशन सही नहीं है, और इक्वेशन सही नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना क्या है, जरूरी है। इसी में एक और टर्म आता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है। सिंपल सा सब चीजें हैं। देखिए, किसी भी रिएक्शन के दौरान जो किसी भी कंपोनेंट के आगे लिखा होता है वही होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। क्या कह रहा हूं मैं, स्टोइकोमेट्रिक, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक टर्म होगा आपके बुक में। उसका सिंपल इतना मतलब होता है कि वो कांस्टेंट वैल्यूज जो किसी भी कंपोनेंट के आगे लगी होती हैं उसको बोलते हैं हम क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। क्योंकि 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हम कुछ लिखते नहीं हैं। चलिए, अब एक अगला टर्म आता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या टर्म आता है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से हम वही लेके चलते हैं और मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से क्या होता है। देखिए, लिमिटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है समझेंगे, या लिमिटिंग एजेंट भी कहते हैं, और लिमिटिंग आप में क्या लिखा हुआ है, आपने लिमिटिंग एजेंट लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है तो आपको जो रिएक्टेंट्स होगा उसको एक निश्चित मात्रा में लेके चलना होगा। मतलब अगर आपको 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाना है तो आपको 1 मोल ऑफ N2 और 3 मोल ऑफ H2 लेना ही पड़ेगा, तभी 2 मोल ऑफ NH3 बनेगा। अगर आप ये लेके नहीं चल रहे हैं तो आपका फॉर्मेशन ये नहीं होगा। और अगर आपको यील्ड बढ़ानी है तो उसी रेशियो में इसको बढ़ाना होगा। जैसे अगर आपको 6 चाहिए तो मतलब 3 गुना चाहिए, तो मतलब आपको ये लेके चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर आपको ये 6 चाहिए तो मतलब, तो यानी कि आपको 3 गुना चाहिए, तो यानी कि सबको क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। ये बात समझ में आपको आ रही होगी मुझे लगता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको जो रिएक्टेंट होगा उसको उसी रेशियो में लेके चलना होगा जिस रेशियो में आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर और कोई भी प्रोडक्ट तभी बनेगा जब उसको रिएक्टेंट जो होंगे उसको एक निश्चित या एक निश्चित रेशियो में मिलेंगे। जब तक निश्चित रेशियो जब तक एक निश्चित रेशियो में रिएक्टेंट्स नहीं आपस में कंबाइन होंगे तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कतई नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा, चाहे कितना भी आप ट्राई करके देख लीजिए। तो देखिए, अब क्या होगा कि अगर मैं पूछूं कि N2 यहाँ पे कितना है, 1 मोल, इसको भूल जाइए। ये मैं इससे बताऊं कि जितना आपको चाहिए उसी रेशियो में बढ़ाते रहिए तो आपको उतना ज़्यादा यील्ड मिलता रहेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अपनी। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि हम ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है। अब देखिए बच्चों, मैं एक चीज बता दूं, केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब यहाँ पे मैंने 1 मोल लिख दिया, 3 मोल, तो यानी कि इसका मतलब नहीं है कि आप हमेशा इसको ये मान के लेंगे कि ये मोल है। नहीं, मैं यहाँ मोल मान के चल रहा हूँ कि ये मोल है। हो सकता है कहीं पे इसको मोल ना मान के ये बोले कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मिक्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2NH3। तो ये मत सोचेगा अरे हम तो मोल बताए थे, यहाँ तो मॉलिक्यूल लिखा है। नहीं, यहाँ पे हम अपने अनुसार चल सकते हैं। हम चाहे तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। हम ये भी बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2 फॉर्म्स 2 मोल ऑफ NH3। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हम यहाँ पे मोल लेकर चल रहे हैं ताकि आपको हम समझा सकें। देखिए, यानी कि अगर आपको 2 मोल ऑफ NH3 बनाना है तो आपको 1 मोल N2 चाहिए होगा और 3 मोल H2 चाहिए होगा, तब जाके आपको 2 मोल NH3 बनेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि चूंकि N2 1 ही मोल है तो 1 मोल जो N2 होगा वो 1 ही मोल H2 के साथ रिएक्ट कर पाएगा। ये बात जानिए आप, ठीक है? तो बोलेंगे सर 3H2 क्यों लेके चले हैं, तो हम आपको बता चुके हैं क्यों लेके चले हैं। क्योंकि अगर 3H2 नहीं लेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं कर पाएगा।
ठीक है। यानी कि अगर आपको 2 मोल NH3 बनाना है तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, इसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल है कि अगर आपको 2 मोल NH3 चाहिए तो आपको 1 मोल N2 और 3 मोल H2 लेना ही लेना पड़ेगा। कोई और तरीका, कोई किसी और तरीके से आप 2NH3 मोल नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, तो होगा क्या कि चूंकि यहाँ पे N2 कम मात्रा में है, H2 ज़्यादा मात्रा में है, तो आपको सिंपल सी बात है कि N2 जो है वो H2 के खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जैसे अगर ये 20 ml होगा तो ये 60 ml होगा और ये 40 ml होगा। अगर N2 हम 20 ml लेके चलें तो हमें H2 60 ml लेके चलना पड़ेगा और 20 ml और 60 ml H2 और N2 मिलके 40 ml अमोनिया बनाएंगे। तो देखिए, ये 20 ml इस 20 ml के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, 20 ml N2 20 ml H2 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो देखिए, यानी और 40 ml H2 बच जाएगा, 40 ml H2 क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा, बच जाएगा। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी भी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल सी बात है, किसी भी रिएक्टेंट के दौरान, किसी भी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए उसी को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल सी बात है। तो इस केस में N2 पहले खत्म हो गया, इस वजह से इस रिएक्शन के लिए N2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी कि अब इसका एक और मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे ही N2 खत्म होगा रिएक्शन वहीं रुक जाएगा। तो मतलब जिस रिएक्टेंट के खत्म होने से रिएक्शन रुक जाए उसको बोलते हैं हम क्या, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिस रिएक्टेंट के खत्म होने से रिएक्शन रुक जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, या किसी भी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल सी बात है। चलिए अब आते हैं, एक है परसेंटेज यील्ड है। तो परसेंट यील्ड का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। अब देखिए, होता क्या है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें तमाम सारी चीजें होती हैं, जैसे हीट डिसिपेट होता है, हीट इन्वॉल्व होता है, हीट निकलता है, चीज़ें गर्म होती हैं, चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलर का चेंज होता है, क्या कहते हैं, ऑर्डर का चेंज होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि हर रिएक्शन का एक कैलकुलेटिव डाटा होता है। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि जैसे मान सपोज करिए कि हम एक कैलकुलेशन किए, जिसमें कैलकुलेशन हमें ये कह रहा है कि अगर 20 ml N2 को अगर हम 60 ml H2 के साथ मिलाएंगे तो हमें 40 ml NH3 मिलेगा। सपोज करिए, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। लेकिन हो सकता है कि जब आप असलियत में जब आपने ये रिएक्शन किया तो हो सकता है कि 20 ml N2 और 60 ml H2 मिलके 40 ml NH3 न बना रहा हो सकता है 39 ml बना रहा हो सकता है 38 ml बना रहा हो सकता है 41 ml बना रहा हो। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेटिव डाटा से कभी भी एक्चुअल ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सपोज करिए कि हो सकता है कि वो 39 ml बना रहा हो सकता है 38 ml बना रहा हो। तो होता क्या है कि कभी कभी हमें देखने को मिलता है, या कभी कभी नहीं, हमेशा हमें ये देखने को मिलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा जो कैलकुलेटिव डाटा होता है वो एक्चुअल डाटा से अलग हो जाता है। तो वहाँ पर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, परसेंट यील्ड। क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं ताकि हम ये बात समझ सके या जान सके कि हमारा कैलकुलेशन रियल से कितना डिफर किया है। तो क्या इसको फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब देखिए, सपोज करिए कि हमने वही लेके चलते हैं कि 20 ml N2, 40 ml H2, 60 ml H2, 40 ml NH3। ठीक है। अब देखिए 20 ml N2, 60 ml H2, 40 ml NH3, ये हम सपोज करिए ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड था, मतलब हमने थ्योरी में कुछ कैलकुलेशंस किए और हमने कहा कि अगर हम ये मिलाएंगे तो हमें 40 ml NH3 मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब हम रिएक्शन किए तो हमें मिला क्या? 38 ml। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कितना परसेंट यील्ड हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड कितना है 38 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 40 इंटू 100। इसको काट देंगे 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ये आएगा आपका 19 टाइम्स 95%, यानी कि हमारा जो एक्चुअल यील्ड है वो 95% है। मतलब कि जितना हम सोचे थे उससे 5% कम बन रहा है, इसी को बोलते हैं परसेंट यील्ड। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों एक वो दिया हुआ है, ये सब चीजें याद करने वाली, इसको याद कर लीजिएगा आप। एक रिलेशन दिया है किसमें, मोलैलिटी में। ये सब रटने वाली चीजें रट लीजिएगा इसको, और रटेंगे तो अच्छी बात है, आपको फायदा ही मिलेगा। मोलैलिटी में डेंसिटी में और मोलर मास ऑफ सल्यूट में, जिसको हम MO से डिनोट करेंगे, मोलर मास ऑफ MO। ये M ऐसे लिखा हुआ है, MO नहीं है, ये M ऐसे नीचे आपका सफिक्स में या प्रीफिक्स में O है नीचे उसमें। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी में जैसे किसी एक कोई सोल्यूशन होगा, उसकी मोलैलिटी, उसकी डेंसिटी और उसकी मोलर मास ऑफ सल्यूट में एक रिलेशन है। इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ये आपके कैलकुलेशन में आसानी करेगा। देखेंगे बच्चों, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 D माइनस MO। क्या होता है, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 D माइनस मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये रिलेशन है। ये हो सकता है कभी आपके कोई एक क्वेश्चन दे दे, उसमें मोलैलिटी दिया हो, डेंसिटी दिया हो और मोलर मास ऑफ सल्यूट दिया हो, और आपसे पूछ लिया बताइए मोलैलिटी कितनी होती है, तो आप लगेंगे इधर उधर करने। तो अगर आपको ये याद होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। बाकी मैंने आपको मोलैलिटी से मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का तरीका बताया है। बाकी बच्चों बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका है यहाँ पे। तो हाँ, एक बच्चों चीज़ और जान लीजिए। हाँ देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, जान लीजिए। देखिए एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ जो गैस होता है, 1 मोल ऑफ जो गैस होता है वो 22.4 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दोबारा, अगर एसटीपी है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब जैसे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे हो, प्रेशर 1 ATM हो, यानी कि अगर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल ऑफ जो गैस होता है वो 22.4 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी बच्चों मैंने आपको सारी चीज़ें बता चुकी हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर है, चूँकि ये चैप्टर छोटा था और आसान था, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और बच्चों इस वाले अभी के चैप्टर में थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आई, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा क्या कहते हैं ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो अब मैं थोड़ा सा अब एडजस्ट कर चुका हूँ। तो कल से जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल, और हम बिल्कुल सीरीज में पढ़ेंगे और आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। आप घर पे पढ़ते रहिए और जब नेक्स्ट टर्न आएगा तो मैं आपको दोबारा ये सारी चीज़ें, जब स्कूल खोलेंगे और जब ऑफलाइन आएगा हर कुछ, तो मैं सब पढ़ा दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, अगर ये आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं आप, तो अगर आप घर बैठे भी इस वीडियो को थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रीज़न मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है और हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो आपको देखने में, लेकिन अगर आप हल्की से कोशिश करेंगे तो मैं आपको इतना कंटेंट दे दूंगा कि आप अपने बोर्ड में 90% ला सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए बच्चों, अगर आप पढ़ रहे होंगे और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इतना भी पढ़ा दूंगा कि आप IIT मेंस के
क्वेश्चंस को टच करने के लायक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके सॉल्व ही कर देंगे, लेकिन हाँ उसको देख समझ सकते हैं और उसको बहुत हद तक उसको आप कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं भी थोड़ा सा एडजस्ट कर चुका हूँ ऑनलाइन में। तो अब कल से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, या जो भी आपका सेकंड चैप्टर है वही है, स्टार्ट करेंगे। और अब बिल्कुल सीरीज में चैप्टर्स चलेंगे। घर बैठिए, पढ़िए, मज़ा लीजिए पढ़ने का, और जब स्कूल्स खुलेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको दोबारा एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। तो बच्चों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।